कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 23वां भाग वृंदा के साथ। डियर लिसनर्स, पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज की जन्म कुंडली न होने की वजह से हरिया पंडित सगाई न हो पाने की घोषणा करते हैं तो सबका दिल धक से रह जाता है। अब आगे सब परेशान थे, तभी हरिया पंडित ने उपाय दिया। राम झूठ न बुलाए, पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल हरिया पंडित के पास ना हो। उन्होंने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। चाय की कप को खाली करके वो बोले, जन्म तारीख और घड़ी मालूम हो जाए तो भी मिलान हो सकता है। सब खुश हो गए। प्रीत ने तुरंत सूरज को फोन लगाया। सूरज ने तारीख तो बता दी, पर समय का उसे भी ठीक से पता नहीं था। दादी माँ कहती थी मैं शायद 4 बजे पैदा हुआ था। उसने कहा। सुबह या शाम? प्रीत ने पूछा। सूरज को कुछ याद नहीं आया। प्रीतम ने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा, सूरज सुबह निकलता है बेवकूफ, शाम को नहीं। कहते हुए उसने फोन रख दिया। तूने झूठ क्यों बोला? सूरज ने परेशान होते हुए पूछा। तो तू क्या चाहता है, इस जन्म कुंडली के चक्कर में फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए? प्रीतम ने उसे फटकारते हुए कहा। पाखी का ख्याल कर सूरज खामोश हो गया। इधर हरिया पंडित ने जन्म घड़ी के आधार पर दोनों के ग्रहों का मिलान किया और घोषणा की, पूरे 36 गुणों का मिलन हुआ है। राम झूठ न बुलवाए। हरिया पंडित की बात पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। सूरज प्रीतम के साथ जब पाखी के घर के सामने उतरा तो प्रशांत और गुरविंदर, पंकज और उसकी टोली के साथ उसके स्वागत में हार लिए वहीं उपस्थित थे। आइए जमाई बाबू, स्वागत है आपका। प्रशांत ने लाल गुलाबों का हार उसके गले में पहनाकर गर्मजोशी से कहा। सूरज को प्रशांत का यह विशेष स्वागत बेहद पसंद आया। उसने हमेशा शराब और शबाब में डूबी पार्टियां देखी थीं। उसमें मुखौटे लगाए चेहरों को देखा था और विदेशी सभ्यता की चमक दमक ही देखी थी। आज इस साधारण से पारंपरिक आयोजन की गरिमा उसे बहुत लुभा रही थी। पारंपरिक कुर्ते पैजामे में कंधे पर स्टॉल डाले जब वह अंदर आया तो सभी महिलाओं और लड़कियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। उसे एक गद्दी वाली कुर्सी पर बैठाकर सभी उसके आसपास जमा हो गए थे। प्रीतम की भी खातिरदारी जोर शोर से हो रही थी। आखिर वह दूल्हे के भाई की भूमिका में जो आया था और प्रीत वर और वधू पक्ष के बीच झूलती। कभी सूरज की भाभी की भूमिका का निर्वहन कर रही थी तो कभी पाखी की सहेली बन सूरज को छेड़ भी रही थी। नीलम और वैशाली पाखी को तैयार करने के साथ साथ खुद को भी शीशे में संवार रही थी। मीनाक्षी अपने कमरे में मोहल्ले की महिलाओं से घिरी सूरज की लाई सौगातें दिखा रही थी। अम्मा अपनी छोटी सी पोटली को संभालती पंडित जी के आसपास चक्कर काट रही थी। पान के पत्ते, सुपारी, हल्दी की गांठ, इत्र, चंदन, फूल, धूप और कितनी ही चीजें एक एक कर वह पंडित जी को देती जा रही थी। आज खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बाबूजी भी अपना कोट इस्त्री कर उसकी जेब में रुमाल ठूसते सभी से सूरज और प्रीतम का परिचय करवा रहे थे। प्रशांत बरामदे में छुटके और पंकज की टोली के साथ समारोह की व्यवस्था करने में लगा हुआ था। उसे रह रहकर पाखी के विदा होने का ख्याल कचोट रहा था।
पाखी उसे छोड़ इतनी जल्दी सूरज के साथ चली जाएगी, ये सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। पर सूरज को देख उसका सारा संशय दूर हो जाता था। पाखी की खुशी सूरज के साथ है, ये सोच सोच वह अपने बड़े भाई के कर्तव्य बोध से भर उठता। पंडित जी सारी तैयारियां संपन्न कर बोले, अब जमाई बाबू और बिटिया को बुलवाइए। प्रीत सीढ़ियों की ओर चली तो प्रशांत भी उसके पीछे हो लिया। वह बहन को खुद लेकर आना चाहता था। बाबूजी के बुलाने पर सूरज पंडित जी के सामने वाली गद्दी पर आकर बैठ गया। उसके बगल वाली जगह अभी खाली थी, जिसके भरने के इंतजार में वह दूसरे दरवाजे की ओर तिरछी निगाहों से देख रहा था। उसके चेहरे पर छाई खुशी को देख सभी उसे छेड़ रहे थे। कुछ ही पलों बाद केसरिया जोड़े में लिपटी पाखी संकुचाई सी प्रशांत का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे उतरी और पलके झुकाए उसने सुसज्जित हॉल में प्रवेश किया। पीछे प्रीत, वैशाली और नीलम भी आईं और सबने मिलकर पाखी को सूरज के बगल वाली गद्दी पर बिठाया। सूरज की निगाहें जैसे आती हुई पाखी पर ही जम गई थी। आज वह कितनी अलग, कितनी सुंदर लग रही थी, ये देखकर सूरज अपने सौभाग्य पर इतरा रहा था। महिला मंडल में से एक ने कहा, अपनी पाखी ही है ना? दूसरी बोली, देखो कैसे रूप निखर आया है, बिल्कुल अप्सरा लग रही है। कानों में दमकते हुए कुंदन के कर्ण फूल और जड़ाऊ हार गले के चारों ओर लिपटा हुआ उसके सौंदर्य को द्विगुणित कर रहा था। जड़ाऊ कंगनों के बीच केसरिया रंग की कांच की चूड़ियां उसकी कलाइयों में अत्यंत सुंदर जान पड़ती थीं। सूरज का ध्यान बरबस ही उन्हीं चूड़ियों पर जा रहा था। वैशाली ने उसके लंबे केशों को बेड़ी में बांध मोगरे के फूलों की लड़ियां उसके इर्द गिर्द समेट दी थी, जिसकी सुगंध को सूरज महसूस कर रहा था। पाखी का दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रथम बार वह सूरज के इतने निकट बैठी थी और यह सानिध्य उसके पूरे अस्तित्व पर छा रहा था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिया। अब तक वो तीनों लोगों के देवी देवताओं को मना चुके थे। अतएव सूरज से भी समस्त पूजन सामग्री एक एक कर ठाकुर जी को अर्पण करने को कह सस्वर मंत्र पाठ करने लगे। अब उन्होंने बाबूजी से तिलक की रस्म करने को निर्देशित किया। बाबूजी ने निकट आकर सूरज के मस्तक पर अक्षत रोली से टीका लगाया। वर पक्ष की ओर से प्रीत ने आकर पाखी को टीका लगाया। बाबूजी ने प्रशांत का लाया जोड़ा पंडित जी के निर्देश पर भेंट स्वरूप सूरज को दिया। अम्मा ने अपनी संभालती हुई पोटली खोल शगुन का चांदी का सिक्का सूरज को आशीर्वाद स्वरूप देते हुए कहा, हम लोगों की तरफ से छोटी सी भेंट है बेटा। उनकी आंखों की लाचारी देख सूरज का दिल भर आया। उसने सिक्के को माथे से छुआकर सामने रखे थाल में रख दिया। पूजा समाप्त कर पंडित जी ने दोनों को जोड़े से ठाकुर जी को प्रणाम करने का निर्देश दिया। पाखी की ओढ़नी का एक सिरा सूरज के कंधे से झूलते दुपट्टे के एक छोर से मिलाकर दोनों का गठबंधन किया गया, जो मीनाक्षी भाभी के शुभ हाथों से हुआ। दोनों ने बारी बारी से ठाकुर जी को फिर पंडित जी को प्रणाम किया। सदा खुश रहो, संपन्न रहो, राधा कृष्ण जैसी अनुपम जोड़ी बनी रहे, कहकर पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रीतम ने खुश होकर दोनों के सर पर से नोटों की गड्डी वार कर पंडित जी को सौंप दी। पंडित जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए बोले, अरे ये तो अपने दुर्विंदर के जमाता है ना। राम झूठ न बुलवाए, पर हरिया पंडित का हृदय आज गदगद हो गया। पंडित जी के बाद पाखी और सूरज ने अम्मा, बाबूजी और फिर प्रशांत भैया और भाभी के भी चरण छुए। और फिर वह घड़ी भी आई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अंगूठी पहनाने की रस्म
होने जा रही थी। प्रीतम कैमरा पकड़े सभी की तस्वीरें उतारने में व्यस्त हो गया था। वैशाली पाखी के पास खड़ी उसे और सूरज को अपनी बातों से गुदगुदा रही थी और प्रीत सूरज के पास खड़ी अपने देवर की तारीफों के पुल बांध रही थी। मीनाक्षी पूजा की सामग्री पंडित जी के विशाल थैले में भरती जा रही थी और पंकज आते जाते अपने नए नवेले जीजू को कोई न कोई चुटकुला सुना रहा था। सभी लोग अंगूठी की रस्म देखने के लिए घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। सूरज और पाखी अब एक दूसरे के ठीक सामने खड़े थे। पाखी संकुचित सी सूरज को सीधे देख भी नहीं पा रही थी। नजरें झुकाए वह बिल्कुल किसी सजी सजाई गुड़िया की तरह लग रही थी। और सूरज तो जैसे इसी लम्हे के इंतजार में था। वह पाखी को अपलक मुग्ध दृष्टि से देख रहा था। उसकी निगाहें अपने ऊपर जमी महसूस कर उसके पांव थरथरा रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सूरज के सामने ऐसी अवस्था भी हो सकती है। सूरज को अपने मंगेतर के रूप में देखने का यह एहसास बेहद खूबसूरत था उसके लिए। अब जल्दी करो भाई, सगाई में इतनी देरी होगी तो शादी कब करोगे? कहता हुआ प्रीतम उन दोनों के पास आया। साले, मेरा हनीमून कैंसिल करवाकर खुद एंजॉय कर रहा है, उसने सूरज के कान में कहा। वैशाली वहीं खड़ी उसे छेड़ने लगी। अब आप दोनों एक साथ ही हनीमून पर जाइएगा। सूरज ने भी नहले पे दहला दे मारा। दोनों क्यों? तीनों जाएंगे क्यों? तभी प्रीत अपने हाथ में एक छोटी सी डिबिया ले आ पहुंची और उसने घोषणा की, सब दिल थाम कर हो जाइए तैयार। मेरे सूरज वीर जी पाखी को पहनाएंगे अंगूठी और जोड़ेंगे दिल से दिल के तार। सबने बजाई ताली। सूरज ने प्रीत के हाथ से अंगूठी ली और कहा, मेरी एक शर्त है। सब उसकी यह बात सुन अवाक रह गए। पाखी के दिल में एक हुक सी उठी। सूरज की शर्त वाली बात से उसे मन ही मन खींच हुई। अपनी सगाई पर भी कोई शर्त रखता है भला? प्रीतम और प्रीत भी उसकी यह बात सुनकर सतपका गए थे। ये क्या कह रहा है साले, मरवाएगा क्या? वह फुसफुसाया, पर सूरज स्थिर भाव से प्रशांत को देख रहा था। तभी अतिथियों के बीच कानाफूसी चलने लगी। अम्मा बाबूजी भी निरीह दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सूरज ने प्रशांत की ओर देखते हुए कहा, तो शर्त मंजूर है भैया? प्रशांत 2 कदम आगे आकर पाखी के पास खड़ा हो गया और बहन के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, मेरी बहन की खुशी के लिए तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो डियर लिसनर्स, आप भी जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे कि आखिर सूरज ने अंगूठी पहनाने से पहले ही शर्त क्यों रखी और वो शर्त क्या थी। क्या प्रशांत ने सूरज पर भरोसा करके कोई बड़ी गलती तो नहीं की थी? पाखी शर्त रखे जाने पर क्या सूरज को पहले की तरह प्यार कर पाएगी? क्या लगता है आपको? जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में। सुनते रहिए इस प्रेम कहानी को मेरे यानी वृंदा गुप्ता के साथ। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।